स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 16 उसकी एक्सरसाइज 16.8 प्रोबेबिलिटी से हम 5 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं बेसिक, और उसके 5 क्वेश्चन शुरू के। अब 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी को अगर इस चैप्टर का बेसिक सीखना है तो पीछे वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में आज के क्वेश्चन होंगे। तो वो इस प्रकार हैं कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। कोई एक रूम है एक्स, उसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं। जैसे कोई एक्स रूम है, एक्स मान लेते हैं इसको, इसमें 2 बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं, इसमें मतलब इसको एक को B1 कह देते हैं और एक को B2, 2 बॉय हो गए। ऐसे ही एंड 2 गर्ल्स, ऐसे ही इसमें 2 गर्ल्स भी हैं। इसी रूम में G1 और G2 2 गर्ल्स हैं। कुल मिलाकर 4 व्यक्ति हैं इसमें एक्स रूम में। ऐसे ही एक वाई रूम है, यहाँ वाई रूम है। तो वाई रूम में भी देखो एक बॉय है और 3 गर्ल्स हैं, 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। वाई रूम में, यहाँ वाई रूम है ये, इसमें एक बॉय है तो इसमें B1 B2 थे, तो एक बॉय इसमें B3 ले लेते हैं और 3 गर्ल्स ले लेते हैं इसमें, 3 गर्ल्स। G1 G2 एक्स में होगी तो G3 G4 और G5, ऐसे 3 गर्ल्स ले लेते हैं। एक्स रूम में भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड। एक रूम सेलेक्ट किया जाता है और एक पर्सन सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो एक्स रूम में से अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो एक्स रूम में हम जैसे किसी को भी सेलेक्ट करना चाहें तो एक्स के साथ B1 ले सकते हैं, फिर एक्स के साथ B2 भी ले सकते हैं, एक्स के साथ G1 ले सकते हैं और एक्स के साथ G2 ले सकते हैं। ये ऑप्शन है अपने पास सैम्पल स्पेस बनाने के। तो देखो हम इनको क्या क्या लिख सकते हैं, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एक्स रूम से ऐसे लिख सकते हैं एक्स B1, ठीक है, एक्स कोमा B1। फिर एक्स रूम में से B2 ले सकते हैं तो एक्स के साथ कौन आ जाएगा, B2। एक्स रूम में G1 ले सकते हैं तो एक्स के साथ कौन आ जाएगा, G1। फिर एक्स के साथ G2 ले सकते हैं तो एक्स के साथ आ जाएगा G2। ये तो एक्स रूम की पहचान हो गई कि एक्स में से B1, एक्स में से B2, एक्स में से G1 और एक्स में से G2। ऐसे ही हम अगर वाई रूम में जाएं तो वाई के साथ B3 लें तो देखते ही पता लग जाता है कि रूम तो वाई है और बॉय थर्ड है, तीसरा बॉय। तो इसको हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो वाई के साथ लिख सकते हैं कि वाई और B3। फिर देखो y के साथ क्या ले सकते हैं, y के साथ ले सकते हैं अपन ये G3, y के साथ और क्या ले सकते हैं, G4, और y के साथ और क्या ले सकते हैं, G5। इसका मतलब y के जो भी आउटपुट हैं ये लिख देंगे, y के साथ B3, y के साथ G3, y रूम और G3, y रूम और G4, वाई रूम और G5, ऐसे, ठीक है। कुल मिलाकर हम क्या क्या सैम्पल स्पेस बनाते हैं इसमें देखते ही पता लगता है। देखो इसमें देखते ही पता लग रहा है कि ये जो बॉय फर्स्ट है वो एक्स रूम से है, ये बॉय सेकंड है वो भी एक्स रूम से है। इसका मतलब देखते ही पता लग रहा है इनका सैम्पल स्पेस बना रहे हैं। तो एक्स गर्ल्स G1 है, वो G1 किस में, देखो एक्स के साथ है तो एक्स रूम से है, ठीक है। ऐसे ही G2 देखो वो भी किसके साथ है, एक्स के साथ, तो एक्स रूम से है G2। ऐसे ही अब यहाँ देखें B3 Y है इसके साथ, इसका मतलब Y रूम से B3 है। फिर G3 Y है उसके साथ, इसका मतलब Y रूम से G3 है। फिर Y के साथ G4 है, इसका मतलब क्या है, Y रूम में से G4 है। Y के साथ G5 है तो Y रूम में से G5 है। तो
कुल मिलाकर ये सैम्पल स्पेस बन सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इससे देखते ही पता लगता है कि रूम कौन सा है और उसमें से पर्सन कौन है। एक्स रूम में B1 B2 G1 G2, देखो वाई रूम में वाई 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 वाई, उसके साथ B3 G3 G4 G5, B3 G3 G4 G5, ऐसे सेलेक्ट होते हैं। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। वन डाई ऑफ रेड कलर, वन डाई ऑफ रेड कलर वन ऑफ वाइट कलर एंड ब्लू कलर। एक रेड कलर की है, एक वाइट कलर की डाई है और एक ब्लू कलर की डाई है। 3 प्रकार की डाई हैं। आर प्लेस्ड इन ए बैग, आर प्लेस्ड इन ए बैग, आर प्लेस्ड इन ए बैग। वन डाई इज सेलेक्टेड, वन डाई इज selected, one die is selected at random and rolled, at random and rolled. Its color and the number, its color and the number, color and the number on its uppermost, on its uppermost face is noted, uppermost face is noted, noted. Describe the sample space, describe the sample space. देखो क्वेश्चन समझ अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग है, ठीक है, जैसे ऐसे कोई बैग है, उसमें ये कोई बैग मान लेते हैं, ठीक है, इसमें वन डाई रेड कलर, एक डाई रेड कलर की है, ठीक है। जैसे इस बैग को हम दूसरा कलर भी दे देते हैं कुछ अंदर, ऐसे है ये। जो एक डाई है वो रेड कलर की है, एक जो डाइस है ऐसे उसका कलर रेड है, ठीक है, और इस पे नंबर लिखे हुए हैं। फिर दूसरी है वाइट कलर, एक डाई है वो वाइट कलर की है ऐसे, फिर तीसरी है ब्लू, तीसरी डाई है ब्लू कलर की, ऐसे है ब्लू कलर की, ऐसे 3 डाइस हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, देखो ये ऐसे कह रहा है कि इस बैग में से एक डाइस को भी सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए डाइस, डाइस पे कौन कौन सी, पासा, डाइस का मतलब होता है पासा। देखो हिंदी मीडियम वाले भी देखें, वन डाई इज रेड कलर, एक पासा लाल कलर का है और एक पासा सफ़ेद कलर का है और एक पासा नीले कलर का है, ब्लू, और इस बैग में रख दिए जाते हैं। तो उसी बैग में रखे हुए पासों को सेलेक्ट करें तो उन पर कौन कौन सी नंबर आ सकती हैं। देखो पासा पर हमेशा 1 2 3 4 5 और 6 तक नंबर आ सकते हैं, फिर चाहे उसका कलर कैसा भी हो, कलर से कोई मतलब नहीं होता है। पासे पर 6 तक संख्या होती हैं। कलर तो पासा का चेंज किया हमने, रेड कलर कर दिया, ब्लैक कर दिया, वाइट कर दिया, कोई भी कर दें, लेकिन पासे पर हमेशा 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो देखो हमेशा जैसे रेड को हम लाल कलर वाले पासा को हम आर से कह दें और वाइट वाले को जैसे हम डब्लू कह लें और ब्लू वाले को
ब्लू वाले पासा को हम बी कहें। तो अब यहाँ से सैम्पल स्पेस बनाना चाहें तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे, हमें पता है चाहे पासा कोई सा भी हो, रेड हो, तो रेड पासे को उछालते हैं तो हो सकता है कि उस पर एक आ जाए, या फिर रेड पासा पर, लाल कलर के पासा पर डाइस पर 2 आ जाए, या फिर रेड के साथ 3 आ जाए, रेड के साथ 4 आ सकता है, रेड के पास 5 आ सकता है और रेड के साथ 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रेड पासा पर 7 संख्या कभी नहीं आ सकती, क्योंकि पासे पर संख्याएं 1 से 6 तक होती हैं। रेड पासे पर 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पासा पर संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हम वाइट डाइस लें, सफ़ेद पासा लें, तो अगर वाइट हो चाहे कोई सा भी डाइस हो, अगर हम उसको रोल करते हैं तो उसके बाद में देखो उसके ऊपर क्या आ सकता है। वाइट के साथ 1 आ सकता है, फिर वाइट के साथ 2 आ सकता है, फिर वाइट के साथ 3 आ सकता है, वाइट के साथ 4 आ सकता है, वाइट के साथ 5 आ सकता है, वाइट के साथ 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे कोई सा भी डाइस हो, संख्याएं 1 से लेकर 6 तक आ सकती हैं, क्योंकि किसी भी पासा पर 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। कलर से ये फर्क पता लगेगा कि अपन ने डाइस कौन सा लिया है, पासा कौन सा लिया है। वाइट वाला लेंगे तो वाइट के साथ संख्याएं आएंगे, फिर ब्लू के साथ लें तो बी के साथ 1 आ सकता है, बी के साथ 2 आ सकता है, फिर बी के साथ 3 आ सकता है, और बी के साथ 4 आ सकता है, बी के साथ 5 आ सकता है, और बी के साथ 6 आ सकता है, ऐसे। और इन सभी के बीच में कोमा ज़रूर लगा दें, क्योंकि ये सेट है, समुच्चय है, और समुच्चय के अवयवों को कोमा से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 18 आउटकम आएंगे, 18 रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक में लड़के या लड़की की संख्या को लिखा जाता है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो उनको हम ये मान सकते हैं कि एक या तो वो लड़का हो सकता है, लड़का को हम बॉय कहें, या फिर एक लड़की हो सकती है। तो लड़की को हम जी से रिप्रेजेंट करें, गर्ल्स से, तो उसमें 2 बच्चे हैं। तो देखो उसमें जन्म के क्रम में बच्चा लड़का है या लड़की है तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहें तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू टोटल रिजल्ट फाउंड करने हैं। तो इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। 2 लड़के हैं तो 2 बार लिखेंगे, हो सकता है कि दोनों लड़के हों, 2 बच्चे हैं, बच्चा लड़का भी हो सकती है और लड़के भी हो सकता है, दोनों ही बॉय बॉय हों, या फिर हो सकता है एक बॉय हो एक गर्ल हो। जन्म की बात हो रही है। एक परीक्षण में 2 बच्चों को परिवारों में प्रत्येक में लड़के या लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। तो जन्म के क्रम में जन्म हो रहा उनका, तो हो सकता है कि पहली बार में जन्म ले तो लड़का ले और दूसरी बार में भी लड़का ही हो सकता है, या फिर हो सकता है पहली बार तो लड़का था लेकिन दूसरी बार में लड़के ने जन्म लिया, या हो सकता है पहली बार में लड़की ने जन्म लिया दूसरी बार में लड़के ने लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बार ही लड़की ने जन्म लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ से 4 परिणाम आ सकते हैं। 2 ही बच्चे जन्म ले रहे हैं, 3 होते तो यहाँ 3 बार लिखते, 4 होते तो यहाँ 4 बार लिखते, लेकिन 2 ही बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चों को एक को तो बॉय मान लेते हैं और एक को गर्ल्स। बॉय का मतलब लड़का और गर्ल्स का मतलब लड़की हो सकती है। ठीक है, तो देखो जन्म लें तो हो सकता है पहली बार में लड़का हो तो दूसरी बार भी लड़का हो, यानी मतलब दोनों बार ही लड़के ने जन्म लिया हो, या फिर हो सकता है पहली बार जन्म हुआ तो लड़के का हुआ फिर लड़की का हुआ, या फिर लड़की का हुआ तो लड़के का हुआ, या फिर दोनों ही लड़की ने जन्म लिया। तो ये सैंपल स्पेस बन जाएंगे प्रतिदर्श समष्टि। फिर ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखो हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में
तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। तो देखो इन सभी में लड़कियां कितनी हो सकती हैं, लड़कियों की संख्या अभी समझा देते हैं अच्छे से। देखो लड़कियों की संख्या क्या हो सकती है, देखो यहाँ देखो दोनों में से किसी में भी लड़की नहीं है, इसका मतलब यहाँ देखें तो 0 लड़की है, इसका मतलब दोनों ही लड़कों ने जन्म लिया तो वहाँ एक भी लड़की नहीं थी। लेकिन इसमें देखो एक लड़की है एक लड़का, इसका मतलब एक लड़की हो सकती है, इसमें भी एक लड़का और एक लड़की है तो एक बार ही लिखेंगे, फिर इसमें दोनों ही लड़की हैं तो 2 ही लड़की हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या जानने के लिए अपने पास ये प्रतिदर्श समष्टि बन सकती है। क्यों? क्योंकि अपने पास कुल परिणाम ये बने थे, उनके हिसाब से देखें तो यहाँ एक भी लड़की नहीं है, इन दोनों में एक लड़की है और इसमें दोनों ही लड़के हैं। तो इस परिवार में 2 से ज़्यादा लड़की नहीं हो सकती, या फिर एक हो सकती है, या फिर दोनों ही लड़कियाँ हों तो एक भी लड़की नहीं हो। तो इसका प्रतिदर्श समष्टि ये बन जाएगा। फिर इसी में अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन 9, एक डिब्बे में एक लाल और एक जैसी 3 सफ़ेद गेंद रखी जाती हैं। देखो लाल गेंद कितनी है, एक है, लाल को हम रेड कहें तो वो R1 है, और सफ़ेद हैं 3, तो सफ़ेद को अपन वाइट कहें तो W1, W2 और W3, ऐसे 3 सफ़ेद गेंद रखी जाती हैं। तो 2 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन किए यादृच्छा निकाली जाती हैं। तो 2 गेंद बिना प्रतिस्थापन, देखो यहाँ 2 शब्द होते हैं, एक तो प्रतिस्थापन और एक बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन 2 गेंद बिना प्रतिस्थापन निकाली जाती हैं, यादृच्छा निकाली जाती हैं। तो परीक्षण क्या होगा, तो परीक्षण क्या होगा, परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, या फिर परीक्षण क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, परीक्षण क्या होगा। तो देखो 3 गेंद थी वाइट और 2 गेंद थी रेड, इसका मतलब देखो रेड गेंद है और वाइट गेंद है, कुल मिलाकर इनका अगर परीक्षण अपन निकालें बाहर तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो कि 2 ही गेंद निकालने हैं तो उसके साथ रेड वाइट, वाइट रेड और वाइट वाइट दोनों हो सकते हैं। देखो 2 गेंद निकालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकता है, देखो गेंद कैसी है, देखो एक तो रेड है और एक वाइट है, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, एक डिब्बा है उसमें डाली जाती हैं, एक डिब्बा बना लेते हैं इसे, ठीक है, उसमें डाल दें रेड वाइट वाइट और वाइट, ठीक है। अब देखो इसमें से गेंद निकाले हैं, 2 गेंद निकालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, देखो प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस बोलते हैं इसको, प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकता है, देखो S बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, एक गेंद बाहर निकाले हैं तो हो सकता है वो रेड हो, तो दूसरी क्या हो सकती है, वो वाइट, या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि पहली गेंद निकाले थे वो वाइट आई और फिर क्या आई, रेड, फिर क्या हुआ, देखो 2 गेंद निकाले हैं, हो सकता है कि पहले भी वाइट आ जाए और दूसरी बार में भी वाइट आ जाए। अब तो इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, जब शुरू में रेड हो फिर वाइट हो सकती है, पहले वाइट फिर रेड हो सकती है सकता है दोनों गेंद वाइट हो। जब भी यहाँ 2 गेंद निकाले हैं तो यहाँ 2 बार लिखना है, 3 गेंद निकाले हैं तो यहाँ 3 बार लिखते रेड वाइट वाइट ऐसे, ठीक है। तो ये बातों में ध्यान रखना है कि सर कई बार तो तुम 2 बार लिख देते हो, यहाँ कई बार 3 आते हैं, यहाँ 2 ही गेंद निकाल रहे हैं, देखो
2 गेंद निकालेंगे तो यहाँ डबल डबल आउटकम आएंगे इसके अंदर, 3 निकालेंगे तो 3 आउटकम आएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। क्या है देखो क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए। यदि एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को उछाला जाता है, उछाला जाता है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है, और उस पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासा फेंका जाता है। पासा फेंका जाता है, पासा फेंका जाता है। एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। सॉरी, चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है, उसे पुनः उछाला जाता है, उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर पट प्राप्त होता है, यदि पहली बार उछालने पर उस पर पट प्रकट होता है, पट प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासा फेंका जाता है, फेंका जाता है। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा। देखो, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है और उस पर देखो सिक्के को उछालें तो अपने को पता है कि सिक्के को उछालेंगे तो क्या हो सकता है। देखो, सिक्के पर क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल, दो ही चीज़ आ सकते हैं। और पासा को उछालें तो पासा में भी अपने पास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं आ सकती हैं। लेकिन इसकी कंडीशन के अनुसार ही अपन परिणाम लिखेंगे कि एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। देखो, एक सिक्के को उछाला जाता है, उस पर चित्त प्रकट होता है। अगर उस पर चित्त प्रकट होता है तो उसे पुनः उछाला जाता है। देखो, अगर प्रतिदर्श समष्टि की बात करें, प्रतिदर्श समष्टि, तो देखो ये क्या बनेगा कि अगर सिक्के को उछालें और उस पर हेड आया तो वापस सिक्का ही उछालते हैं। हेड आया तो वापस सिक्का उछाला, ऐसे मान लो सिक्के को दोबारा उछाले तो 2 बार सिक्का उछल गया। देखो यहाँ, इसका मतलब वापस क्या आ गया उस पर हेड, तब तो अपन हेड लिख सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, हेड और हेड, सिक्के को उछालें और हेड आ जाए तो उसको अपन हेड हेड लिख सकते हैं। और फिर सिक्के को उछालें तो देखो हेड आया, तो हेड आने पर तो वापस सिक्का ही उछाल दें। जैसे यहाँ दूसरी बार उछालें तो हो सकता है टेल आ जाए,
लेकिन शुरू में हेड होना चाहिए। तो शुरू में हेड हो तो हेड हो सकता है, शुरू में हेड हो तो हेड हो टेल हो सकता है। लेकिन जब शुरू में ही टेल आ जाए, देखो क्वेश्चन, तो चित आने पर तो प्रकट होता है तो वापस उछाला जाता है। यदि पहली बार उछालने पर उस पर पट प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। यहाँ जैसे पहली बार में हेड आया तो सिक्का ही उछालेंगे तो बाद में टेल आ सकता है, ठीक है। दोनों बार हेड हेड और हेड टेल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर शुरू में ही टेल आ गया तो अपन पासे को उछालेंगे तो पासे पर कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 है। तो ये क्या बन सकता है, T1, T2, T3 और T4, T5, T6। ये क्यों बन सकते हैं, क्योंकि अगर हेड आ रहा था तो सिक्के को ही उछाल लेते हैं, लेकिन टेल आने पर पासा उछाल रहे हैं तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, क्योंकि पासे पर तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं, तो उन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो इस प्रकार से हम टेल के साथ तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखेंगे और हेड के साथ HH और HT लिख सकते हैं। तो इसके प्रतिदर्श समष्टि बन जाएंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है देखो, मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में, बल्बों का ढेर है, बल्बों की ढेर में 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं, 3 बल्ब यादृच्छा का मतलब बीच में से, कोई क्रम नहीं है कि इसी क्रम में हो, यादृच्छा निकाले जाते हैं, यादृच्छा निकाले जाते हैं। 3 बल्ब निकाल रहे हैं, एक ढेर लगा हुआ है, उनमें से 3 बल्ब निकाले जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है कि खराब है या ठीक है, देखो, और उसे खराब खराब का मतलब डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव को यहाँ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एवं ठीक का मतलब नॉन डिफेक्टिव, वो खराब नहीं है, ठीक है। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो। ऐसे ही देखो, 3 बल्ब हैं, प्रतिदर्श समष्टि के लिए सबसे पहले तो ये समझो, प्रतिदर्श समष्टि, बल्ब 3 निकालने हैं तो वो डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, हो सकता है कि 3 बार बल्ब निकालें, पहली बार निकालें डिफेक्टिव आ जाए, दूसरी बार निकालें तो भी डिफेक्टिव आ जाए, तीसरी बार निकालें तो भी डिफेक्टिव आ जाए। एक संभावना तो ये बनती है कि तीनों ही डिफेक्टिव हों, तीनों ही खराब बल्ब हों। हो सकता है कि 2 तो सही आ जाएं, क्योंकि बल्बों का एक ढेर लगा हुआ है, उसमें खराब बल्ब भी हैं और ठीक भी हैं, अच्छे भी हैं। तो हो सकता है उस बल्बों के ढेर में से 2 बार निकाले, खराब आ गए, तीसरी बार में सही आ गया, ठीक आ गया, नॉन डिफेक्टिव। तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपन, हो सकता है पहली बार में डिफेक्टिव था, दूसरी बार में नॉन डिफेक्टिव और तीसरी बार में फिर डिफेक्टिव। हो सकता है शुरू में निकालें तो सही बल्ब आ जाए, दोबारा और तीसरी बार में खराब बल्ब हो, डिफेक्टिव हो। इसका मतलब 3 में से तीनों ही डिफेक्टिव हों, 3 में से 1 डिफेक्टिव हो तो ये रिजल्ट आएंगे, 3 में से 2 डिफेक्टिव हों और 1 सही हो तो ये आएंगे, और 1 डिफेक्टिव हो और 2 बल्ब सही आए तो उनको ये लिखेंगे। देखो, 3 बार डी, 2 बार डी और फिर 1 बार डी और 2 बार एन,
तो ये इस n को इधर लेकर आओ, NDN ये बन जाएगा। फिर इस n को इधर लेकर आ गए तो इस n को इधर लेकर आ दो, क्या बन जाएगा, N और D। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, देखो पहला डिफेक्टिव दूसरा सही, पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव तीसरा नॉन डिफेक्टिव, दोनों नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव। फिर हो सकता है तीनों ही डिफेक्टिव नहीं हो, नॉन डिफेक्टिव में से आए। तो देखो नॉन डिफेक्टिव में से आएंगे तो तीनों बार क्या जाएगा, N और N, ये परिणाम बन जाएंगे। तो 3 बल्ब निकालें तो यहाँ 3 बार लिखेंगे, चाहे D लिखें चाहे N लिखें, लेकिन 3 ही आएंगे। ना तो इनको 4 लिख सकते हैं, ना 2 लिख सकते हैं, ना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बार लिखेंगे तो तीनों बार में या तो तीनों D हो सकते हैं, या फिर तीनों N हो सकते हैं, या 2 बार D 1 बार N, या फिर 2 बार N और 1 बार D। इस हिसाब से इनके रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देखो 12वां क्वेश्चन। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि सिक्के पर चित हो तो एक पासा फेंका जाता है। देखो 12th क्वेश्चन, एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछालने पर चित प्रकट हो तो पासा फेंका जाता है, पासा फेंका जाता है। ठीक है, और यदि पासे पर एक सम संख्या प्राप्त होती है तो उसे, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो तो सम संख्या प्राप्त हो तो पासे को पुनः फेंका जाता है, पासे को पुनः फेंका जाता है। सम संख्या आने पर तो पुनः फेंकते हैं। प्रतिदर्श समष्टि याद करो, प्रतिदर्श समष्टि। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि क्या बन जाएगी, अगर एक सिक्का उछालें, प्रतिदर्श समष्टि देखो, प्रतिदर्शी समष्टि। तो देखो सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्के पर तो हेड हो सकता है या फिर टेल, सिक्का पर हेड हो सकता है या फिर टेल, और पासा पर कोई भी संख्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। 5 और 6 पासे पर ये संख्याएं हो सकती हैं। सिक्का उछालने पर चित प्रकट होता है तो पासा फेंका जाता है। देखो चित प्रकट आ रहा है तो H आ रहा है तो पासा फेंकेंगे तो H के साथ इनमें से कोई सा भी आ सकता है, 1, H के साथ 2, H के साथ 3 ऐसे। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त हो तो पासे को पुनः फेंकते हैं। इसका मतलब पासे पर एक बार तो भी सम संख्याएं लिख लो, नहीं तो हाथों हाथ पासा फेंकना पड़ेगा। तो देखो H के साथ 1, H के साथ 3 और H के साथ 5 ऐसे भी सम संख्याएं आती हैं, तब तो पासे को दोबारा नहीं फेंक रहे हैं। लेकिन इन्हीं में अगर 2 4 6 के साथ आ जाए H, देखो चित के साथ चित आए, हेड आ गया, और यहाँ अगर 2 आता है तो वापस पासा फेंकेंगे, सम संख्या आती है तो वापस पासा फेंकेंगे, वापस पासे पर 1 आ सकता है, H 2 आ सकता है, फिर H 2 वाला ही चल रहा है, H 2 3 आ सकता है, H 2 4 आ सकता है, H 2 5 आ सकता है, H 2 6 आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही H के साथ 4 आता तो भी सम संख्या होती, और सम संख्या होती तो वापस पासा फेंकते तो एक और संख्या आती। फिर H 4 2 आ सकता है, H 4 3 आ सकता है, H 4 5 आ सकता है, और H 4 6 आ सकता है। ऐसे ही चित के साथ 6 आ जाए तो भी सम संख्या होती है, तो 6 के साथ
चाहते ही वापस पासा फेंकेंगे तो 5 पर से 1 2 3 4 5 आ सकते हैं। H6 1, H6 2, H6 3 और H6 4 और H6 5 और H6 6, ऐसे ये संख्याएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर 5 से सिक्का उछालने पर चित आता है, सिक्का उछाले H आया और भी सम संख्या आती है तो कुछ नहीं उछालते। यदि पासे पर सम संख्या आती है, यहाँ 1 3 और 5 के अलावा जैसे 2 आया तो वापस उछालेंगे तो H2 के साथ 1 2 3 4 5 है, सब संख्याएं आ सकती हैं। 4 आए, यहाँ 4 आ जाए तो भी सम संख्या बनती है, तो 4 के साथ भी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 आ सकती हैं, 4 5 और 4 6। 6 भी सम संख्या होती है, इवन नंबर होती है, H6 1 H6 2, ऐसे पूरी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ लिखना पड़ता है। तो देखो, एक ही कागज़ की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी गई हैं। कागज़ की कोई 4 पर्चियां हैं, इसमें एक पर 1 लिखा हुआ है, एक पर 2 लिखा हुआ है, एक पर 3 लिखा हुआ है और एक पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 पर्चियां हैं। यदि पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया जाता है, एक डिब्बे में रखे हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी डिब्बा हो और उसमें रखकर उसको भली भांति मिलाएं। चारों पर्चियां हैं ऐसे, H1 2 3 और 4, ऐसे 4 पर्चियां थी, इनको मिला दिए। इन पर्चियों को डिब्बे में रखा जाता है भली भांति। एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापन के निकालता है, प्रतिदर्श समष्टि बताओ। तो देखो, बिना प्रतिस्थापन का मतलब वापस अंदर नहीं डालता है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकता है? देखो, 2 पर्चियां निकालता है, अभी बता देते हैं। ठीक है, जैसे शुरू में अपन निकालें, कोई सी भी पर्ची आ गई, जैसे मान लो 1 आ गया, तो इसको 1 को साइड में रख दिया इसने, ठीक है, बाहर बिना प्रतिस्थापन, इसको बोलते हैं कि अंदर वापस नहीं डाल रहे हैं। 1 आ गया, 1 पर्ची निकाल। अब यहाँ दूसरी पर्ची निकालेंगे तो या तो 2 आ सकता है, या 3, या फिर 4। इसका मतलब 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है। ये संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है शुरू में 2 आया था, यहाँ अगर 2 वाली पर्ची आई थी तो 2 वाली बाहर कर दी तो 1 3 4 आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2 वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो बाहर निकाल लिया अपन ने, तो 2 वाली पर्ची अंदर नहीं है। या फिर 3 निकाला अपन ने, यहाँ 3 निकाल लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमने जैसे 3 निकाली है यहाँ से, तो 3 निकाले, 3 बाहर हो गया, तो 1 2 4 है यहाँ, तो 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है और 3 के साथ 4 आ सकता है। फिर 4 निकालें तो 4 बाहर हो गया पर्ची में, तो यहाँ 4 बाहर हो गया, तो 1 2 और 3 हो सकता है। 4 के साथ 1 हो सकता है, 4 के साथ 2 हो सकता है, 4 के साथ 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये इसका प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके प्रतिदर्श समष्टि बना सकते हैं। क्वेश्चन खुद की बुक में देख लेना। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? देखो, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंक रहे हैं अपन, ठीक है, पासा फेंका जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? देखो, फिर और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, अगर पासे पर सम संख्या आती है, सम संख्या हो तो क्या करेंगे? देखो, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, सम संख्या आने पर सिक्का एक बार उछालते हैं, एक बार उछालते हैं, ठीक है। एवं विषम संख्या हो तो सिक्का 2 बार उछालते हैं। विषम संख्याएं आने पर सिक्का 2 बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करो।
देखो प्रतिदर्शी समष्टि। देखो पासा फेंका जाता है तो पासे पर तो संख्या आ सकती है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 5 और 6। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सम संख्या आने पर इवन नंबर सम संख्या है, सम का मतलब उछाले अपन और 2 4 और 6 में से आए तो एक बार ही सिक्का फेंक रहे हैं। इसका मतलब 2 के साथ एच आ सकता है, टी भी आ सकता है, फिर 4 के साथ एच भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। देखो प्रतिदर्श समष्टि, इसको समझो, प्रतिदर्श सैंपल स्पेस। देखो जब 2 आया सिक्के को एक बार उछाले, 2 आया तो एच आ सकता है, 2 आया तो टी आ सकता है, फिर 4 आया तो एच आ सकता है और 4 आया तो टी आ सकता है। और 6 आए तो भी एच आ सकता है और 6 आए तो टी आ सकता है, यही आ सकते हैं। लेकिन जैसे विषम संख्या है, विषम का मतलब इनमें से आए 1 3 और 5 में से, तो 2 बार सिक्का उछालेंगे तो सिक्का कितनी बार उछालेंगे, 2 बार, तो 2 बार उछालते हैं तो एच एच आ सकता है, जैसे 3 के साथ एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, ऐसे डबल डबल रिजल्ट आएंगे। जैसे मान लो पासे पर 1 आया तो 2 बार सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है दोनों बार ही एच एच आ जाए, दोनों सिक्कों पर ही क्या आ जाए, हेड हेड। हो सकता है एक के साथ एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, हो सकता है एक के साथ एक बार टेल आ जाए और एक बार हेड आ जाए, ऐसे बन सकता है। या फिर 3 के साथ विषम संख्या है तो भी 2 बार एच एच आ सकता है, 3 के साथ एच टी आ सकता है, 3 के साथ टी एच आ सकता है, फिर 5 आए तो 5 के साथ भी एच एच आ सकता है। देखो 5 के साथ एच एच आ जाए, 5 के साथ एच टी आ जाए, 5 के साथ टी एच आ जाए, और 1 के साथ एच टी टी एच, या फिर 1 के साथ टी टी आ जाए दोनों बारी, फिर दोबारा सिक्का उछाल रहे हैं तो 1 के साथ 3 के साथ भी टी टी आ जाए और 5 के साथ भी टी और टी आ जाए, ऐसे हो रहा है। इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आ सकते, तो दोनों बार या तो हेड आ सकते हैं, या दोनों बार टेल आ सकते हैं, या दोनों बार एच और टी आ सकते हैं, या टी और एच आ सकते हैं। कब, जब विषम संख्या है, विषम संख्या आएंगे तो ही 2 2 लिखेंगे, सम संख्या आने पर सिक्का एक बार उछालने तो एक एक लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। कल अपन 16.2 स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और पीछे क्वेश्चन देखने और बेसिक देखना हो तो पिछले वाली वीडियो में देखें। थैंक यू।